नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की मंथन बैठक को लेकर अपडेट है। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक को लेकर अपडेट ये सामने आया है कि मंत्रियों से इसमें फीडबैक लिया जाएगा। संगठन महामंत्री अलग अलग बैठक करेंगे। हर मंत्री के साथ 20 मिनट तक बातचीत होनी है। आज शाम सीएम योगी से मुलाकात भी होनी है। सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह से मुलाकात हुई है। सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा से बैठक होगी। स्वाति सिंह, सतीश द्विवेदी से भी मुलाकात होनी है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आई है। यहाँ पर बीजेपी की मंथन बैठक जारी है। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक में मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। संगठन महामंत्री अलग अलग बैठक करेंगे। हर मंत्री के साथ 20 मिनट तक बातचीत होगी। आज शाम सीएम योगी से भी मुलाकात होनी है। सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह से अब तक मुलाकात हो चुकी है। सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा से थोड़ी देर में मुलाकात होनी है। स्वाति सिंह, सतीश द्विवेदी से भी मुलाकात होगी। मंत्रियों से बातचीत की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि उनके विभाग की तरफ से अभी तक क्या कुछ काम किए गए हैं, उसका कितना व्यापक असर देखने को मिला है, आगे के लिए क्या कुछ रोड मैप विभाग की तरफ से तैयार किया गया है, मंत्रियों की तरफ से तैयार किया गया है। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा होनी है और शाम को सीएम से मुलाकात भी होनी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में ये मंथन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, उनसे चर्चा की जा रही है। इसके बाद जब संगठन की बैठक होगी तो विधायकों से फीडबैक भी लिया जाएगा मंत्रियों के कामकाज को लेकर। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक के बारे में आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी संगठन में फेरबदल के अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी की एक अहम बैठक की जाएगी। उसमें बीजेपी के सभी 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में 2022 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से कोरोना संकट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो गांव में जाकर काम किए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। और आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक इमेज खराब हो रही थी, सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि सही काम नहीं किया, उस डैमेज कंट्रोल को सही करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी ओर कुछ इस दौरान बैठक शुरू होने से पहले बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों से मुलाकात की है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह शामिल रहे हैं। उनसे न सिर्फ उनके विभाग के कामकाजों का ब्यौरा लिया है, बल्कि जो सरकार में चल रहा है, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, नेताओं की नाराजगी है, उनकी भी राय ली है। ऐसे में एक के बाद एक लगातार मंत्रियों से मिलने का भी सिलसिला जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, सतीश द्विवेदी और स्वाति सिंह जैसे तमाम मंत्री भी एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब बीजेपी के कोई राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एक एक करके मंत्रियों से बात कर रहा है, फीडबैक ले रहा है। और यही कारण है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस फीडबैक के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है बैठक के बारे में? देखिए अमित, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक की अटकलें बेहद तेज है, इस बीच ये 2 दिवसीय दौरा बीएल संतोष का काफी महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी कुछ मंत्रियों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। क्योंकि आज केशव मौर्य इस समय लखनऊ में नहीं है, वो इस समय प्रयागराज में है। देर शाम को वो लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद दिनेश शर्मा को भी फिलहाल अभी तक आज कम से कम बैठक की सूचना नहीं दी गई है, यानी कि उनसे भी मुलाकात कल होगी। कल भी मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है जिनकी मुलाकात होनी, यानी कि एक एक मंत्री से मुलाकात कर ये जानने का प्रयास होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, सियासी हल्के में क्या चल रहा है। देर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अनऑफिशियल मीटिंग रखी गई है बीएल संतोष की। पार्टी दफ्तर पे जैसी मीटिंग खत्म हो जाएगी, वैसे बीएल संतोष, संगठन मंत्री सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, ये तीनों बड़े नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। उनकी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से। हालांकि इसमें मंत्री कोई शामिल नहीं होंगे, डिप्टी सीएम भी शामिल इसमें नहीं होंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेके, जो मौजूदा हालात है उसको लेके बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो 2 दिवसीय दौरा है, कम से कम पंचायत चुनाव
की जो नतीजे जिस तरीके से आए हैं उसकी समीक्षा के साथ साथ अभी जल्द होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये प्रयास ये कि भले ही पंचायत चुनाव के नतीजे कुछ और कह रहे हों, लेकिन अभी जो आगामी चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव में जो बाकी बचे धड़े हैं उसमें पार्टी का प्रदर्शन बेहतर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए। साथ ही कोरोना काल में जिस तरीके से डैमेज हुआ है उत्तर प्रदेश में, कम से कम जो तस्वीर दिखाई दी है उसका डैमेज कंट्रोल चीजों को थोड़ा और आसान करके समझाइए कि आप सरकार और संगठन को बहुत नजदीक से देखती हैं। ये जो मंथन चल रहा है, इस मंथन के बाद किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है संगठन के भीतर और सरकार के भीतर? देखिए, बड़े बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है यहाँ पर। हालांकि कुछ भी कहना सिर्फ अटकलबाजी होगी, लेकिन ये कुछ लोगों का जरूर ये कहना है कि कुछ जो बड़ा पक रहा है वो जब पक के तैयार होगा तो उसमें 15 दिन अभी और लगेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो बिल्कुल ये तय बात है कि कुछ मंत्रियों के कामकाज से संगठन से लेके सरकार तक लोग खुश नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ये माना जा रहा है कि संगठन से सरकार की जिम्मेदारी दी जाएगी। ए.के. शर्मा से लेकर के बहुत सारे प्रदेश के बड़े चेहरे ऐसे जिनकी भूमिकाएं बदली जाएंगी। हालांकि इन भूमिकाओं में किसको क्या पद दिया जाएगा, किसका क्या कद बढ़ाया जाएगा, ये बेशक अभी कुछ पक रहा है जिसको पकने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस बीच अब मंत्रियों के जहन में क्या चल रहा है सरकार के कामकाज को लेकर, उनका अपना विभाग क्या कहता है, आगामी चुनाव को वो कैसे देखते हैं, कितने तैयार है वो अपने टिकट के लिए या अपने विभाग के कामकाज को लेकर। पंचायत चुनाव के नतीजे आखिर ऐसे क्यों रहे, कोरोना काल में कहां गलती हुई, कहां पर कौन से मंत्री अपने क्षेत्र में निकले ही नहीं, अपने कामकाज को करने के लिए घर से बाहर निकले ही नहीं, ये सारी बातें इन बैठकों में हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री से सबसे पहली मुलाकात हुई है आज, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वास्थ्य मंत्रियों की थी। तो सुरेश खन्ना और जयप्रताप सिंह से पहली खेप में मुलाकात हुई उनकी। जयप्रताप सिंह ने ब्यौरा दिया है कि प्रदेश सरकार ने कब क्या क्या बड़े फैसले किए। तो आप ये देखिए कि सिर्फ ये मंथन संगठन का नहीं है, सरकार की स्क्रूटनी है, सर्जरी है एक तरीके से इसको अगर देखा जाए तो। और सर्जरी के बाद बनके क्या तैयार होगा, किस तरीके से ऑपरेशन करके चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा, कम से कम संगठन से लेकर सरकार के नेताओं को, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाँ, ये जो 2 दिन की बैठकें हैं ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले दिनों के परिप्रेक्ष्य में, भाजपा के लिए, खासतौर पे सरकार के लिए। शाम को जब मुख्यमंत्री से बैठक होगी, इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अगले 15 दिन में कुछ बड़े बदलाव हम देख सकते हैं। इन बड़े बदलाव में कुछ बड़े चेहरों की भूमिका बदल सकती है जो आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो 4 महीने पहले की जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के बिहाफ पे यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा। तो बड़े बदलाव के संकेत के साथ साथ कम से कम हम ये कह सकते हैं कि स्क्रूटिनी का दौर जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कहते हैं जिसे कि हम पहले से होमवर्क करना, तो ये शायद होमवर्क का ही दौर चल रहा है जहां पे संगठन से लेकर सरकार तक सिर्फ होमवर्क चल रहा है कि राजीव, अभी मंत्रियों से बातचीत हो रही है, इसके बाद विधायकों से भी बातचीत होगी, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ है कि कम्युनिकेशन दोहरा होना चाहिए। सरकार के मंत्री क्या कुछ कामकाज कर रहे हैं, संगठन उसको किस तरीके से देख रहा है, जमीन पर जाकर लोगों से बातचीत के माध्यम से क्या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो भी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी इस महामंथन के दौरान। देखिए अमित, अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो बीएल संतोष के यहाँ आने के कई अहम मकसद हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जो कोरोना काल के दौरान जो सरकार की, जो संगठन की छवि है जनता के बीच, उसे बदलना है। उसको लेकर किस तरह से कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से बीजेपी को प्रचार करेंगे और मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धियों को बताएंगे, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की जो नाराजगी है, उसको लेकर भी ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय संगठन मंत्री खुद एक करके वो मंत्रियों से बात कर रहे हैं, उनके कामकाजों की जानकारी ले रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं उनकी राय भी ले रहे हैं कि सरकार में ऐसा क्या है कि जिसके कारण ये नाराजगी बढ़ी है, या कार्यकर्ता, विधायक या सांसद खुश नहीं है। तीसरा ये है कि जिस तरह से योगी सरकार की बात करें, जो कैबिनेट है उसमें 60 सदस्य तक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 53 सदस्य हैं, तो ऐसे में 7 सीटें खाली हैं। तो आने वाले दिनों में योगी सरकार के किन मंत्रियों का कामकाज से संगठन या सरकार संतुष्ट नहीं है, उनको बदला जा सकता है, या फिर किन नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इन तीनों अहम मुद्दों को लेकर एक के बाद एक कई अहम बैठकें होंगी। ठीक है, आप दोनों इस महामंथन पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल तेज है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। मीटिंग और गुपचुप मीटिंग का ये सिलसिला थमा नहीं है। आज भी लखनऊ में एक मीटिंग है। सियासी गलियारों में हो रही हलचल पर हमारी भी नजर है। बैठकों के इस दौर के मायने क्या हैं? सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। बीजेपी की ये बैठकें 16 मई से शुरू हुई। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा,
दत्तात्रेय होसबले और सुनील बंसल मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या हुआ इस बारे में मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। 22 मई को दिल्ली में एमएलसी AK शर्मा पीएम मोदी से मिलते हैं। उसके बाद लखनऊ में सीएम योगी से मिलते हैं। 25 मई को दत्तात्रेय होसबले लखनऊ में संघ के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। 29 मई को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह बैठक करते हैं। इस बैठक में क्या हुआ ये भी मीडिया को नहीं बताया गया। 31 मई यानी कि आज लखनऊ में एक बार फिर से मीटिंग है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, राधा मोहन, BL संतोष और कई नेता शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि सरकार और संगठन में जो उलटफेर की चर्चा हो रही है उसका वो लोग फीडबैक लेने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की माने तो वो कह रहे हैं कि वो लोग जो सेवा भाव के लिए जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसके लिए वो लोग आ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि उनके जो बेहतर काम कर सके और इसके लिए रोड मैप तैयार करने वो लोग लखनऊ आ रहे हैं। बीजेपी में जारी बैठकों के इस दौर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। योगी कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। साथ ही यूपी में पार्टी की कमान को लेकर भी कुछ बड़ा हो सकता है। नए सिरे से जिम्मेदारी तय हो सकती है। लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट अनिल भारद्वाज भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी और संघ के नेताओं का बार बार लखनऊ आना और फिर यहाँ से दिल्ली जाना कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बार बार भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का आना इस बात की चुगली कर रहा है कि संगठन और सरकार को लेकर कुछ न कुछ पक रहा है, कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। हालांकि जो चर्चाएं हैं कि सरकार में भी बदलाव होगा, संगठन में भी बदलाव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से नेतृत्व को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकती है, लेकिन सरकार में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बीजेपी के नेता बैठकों के इस दौर को संगठन की सामान्य एक्सरसाइज बताते हैं। कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि कोरोना काल में सेवा भावना को बढ़ाने और लोगों तक पहुंचने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन का भोपाल से लखनऊ वक्त से पहले लौट आना, सीएम योगी और राज्यपाल की लंबी मीटिंग का सेवा भावना से क्या कनेक्शन है? खबर ये भी है कि जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ का दौरा करेंगे। कुमारी रंजना, न्यूज़ 18, लखनऊ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब एक बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर वैक्सीन को कूड़ेदान में डालने की आरोपी ANM के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले दिनों एक ANM पर आरोप लगा था कि वैक्सीनेशन के दौरान उसने लोडेड सिरिंज डस्टबिन में डाल दी थी, जिसके बाद जांच में डस्टबिन के अंदर वैक्सीन से भरी 29 सिरिंज बरामद की गई थी। अब CMO कार्यालय की शिकायत पर पुलिस ने ANM नेहा खान और आफरीन जहरा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों ANM की गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही है। CMO कार्यालय से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 29 डोज ऐसी हैं जिसे बिना लगाए छोड़ दिया गया था। जो लाभार्थी थे उन्हें बिना लगाए छोड़ के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया था। तो इसके विरुद्ध ANM के विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना जारी है। इससे और गलत मानसिकता क्या हो सकती है? व्यक्ति ये विश्वास लेके जा रहा है कि उसको वैक्सीनेशन करा चुका और उसको वैक्सीन की डोज ही नहीं गई, तो इसके परिणाम तो मुकदमा आने ही है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाराबंकी में एक मासूम की मौत के बाद परिजनों की रोते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। परिजन आरोप लगा रहे थे कि समय पर मासूम को इलाज नहीं मिला, अस्पताल की इमरजेंसी बंद थी, घर में सोते समय गिरकर बच्ची घायल हो गई थी। सिरौली गौसपुर संयुक्त चिकित्सालय का मामला था। खबरों के बाद CMO ने बयान जारी कर बताया है कि परिजनों का आरोप गलत है। बच्ची को डॉक्टरों ने देखा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि समय से इलाज नहीं मिला, इस वजह से बच्ची की मौत हो गई।
और दूसरी तस्वीर है सीएमओ की तरफ से बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब बच्ची को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे तब तक उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने देखा था और उन्होंने ही मृत घोषित किया था। मतलब परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे आरोप गलत है। लखनऊ में एक ऐसे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो धर्म छिपाकर अधर्म करने का काम कर रहा था। आरोप है कि पहले हिंदू बनकर प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाया करता था, उनको शादी का झांसा देता था और संबंध बनाता था और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया करता था। अब सच पता चल गया है तो फिर ब्लैकमेल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया करता था और ये तब तक जारी रहता था जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता। धर्म के खेल में अधर्म का तड़का लगाने वाला वो शातिर अब सलाखों के पीछे है। इसके चेहरे के पीछे की सनक को बेनकाब करेंगे, इसके शातिर दिमाग के पीछे की थ्योरी को डिकोड करेंगे और उसको उस काले कारनामे से रूबरू कराएंगे जिसका गुनाह इसने किया, जिसकी कोई माफी नहीं है। क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बताकर एक युवक ने ऐसा क्राइम किया जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। अपना धर्म छिपाकर वो अधर्म किया जिस गुनाह की माफी नहीं है। सलाखों के पीछे कैद आरोपी का चेहरा तो बेनकाब हो चुका है, लेकिन इसके गुनाहों को सुनेंगे तो सच मानिए किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने उस भरोसे को तोड़ा है जिस भरोसे के साथ रिश्तों की बागडोर संभालकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। आदित्य सिंह बताकर एक युवती के साथ यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, अवैध वसूली और धर्म बदलकर शादी करने के मामले में आबिद को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आदिब नाम मिला, लेकिन पीड़िता को पहली मुलाकात में हिंदू होने का भरोसा मिला। ये भरोसा तब टूटा जब हिंदुत्व का नकाब उतरा और फिर आदित्य आदिब बन गया। इस सच का पर्दाफाश हुआ तो महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। शख्स का नाम आबिद हवारी है, ये मुस्लिम है। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तो कहने अगर मैं बता देता तो तुम शायद नहीं, मतलब हमको देती ही ना कमरा, मेरे पास वो वायरल कर दूंगा। और इसने जबरन मेरे घर में पुलिस, मतलब समझ लीजिए कि बंदूक की नोक पे इसने मेरे घर में जबरन मुझसे निकाह किया, मेरा धर्म परिवर्तन कराया और ये मेरे साथ रहता रहा। मेरा सारा रुपया पैसा जो किराए का जो भी आता रहा ये लेता रहा। पहले इस पीड़ित महिला का भरोसा जीता और जब भरोसा टूटा तो ब्लैकमेल करने लगा। उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देने लगा जिन तस्वीरों को रिश्तों में रहते हुए कैमरे में कैद किया। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि जब जैसा मन करता वो वैसा करने के लिए महिला को मजबूर करता। महिला अपनी इज्जत के खातिर वो सब कुछ करती गई जो नहीं करना चाहिए था। इसका धमकी भरा फोन आता, तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमने कहीं भी कुछ भी बताया। तो हमने कहा अब तो मेरा तुम पीछा छोड़ दो। कहले पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुमसे रुपया तो हम पूरी ज़िंदगी लेंगे। तो हमने हम क्या करते, क्योंकि मेरे माता पिता सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी आता था ये बहुत गंदी गंदी गाली देता था, भगा देता था सबको। जब अभी 7-8 दिन पहले जब मुझे इसका फ़ोटो और शादी का वीडियो मिला तो मैंने जब वो देखा तो मेरे अंदर बिल्कुल एक वो हो गया कि अगर अब मैं आगे नहीं बढ़ी तो ये बहुत महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आरोपी अपनी पहली शादी छिपाता रहा, लेकिन महिला को इसकी जानकारी लगी तो उसको लेकर विवाद बढ़ गया। हर दिन लड़ाई झगड़े के बीच एक और लड़की के साथ शादी का खुलासा हुआ तो सब्र का बांध टूट गया। मुझे ये पता चला गांव में इसकी बीवी और बच्चे हैं। उस विषय पे मेरा बहुत विवाद हुआ, इससे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, काफ़ी मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने तब इसको अपने घर से भगा दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे घर में दबंगई से आता रहा, मेरे साथ मारपीट करता रहा, बलात्कार करता रहा, सब कुछ करता रहा। रुपया पैसा बराबर मुझसे लेके जाता रहा। ठाकुरगंज की जो लखनऊ ये क्या नाम है अर्जुनगंज की, उसके साथ भी इसने यही बताया है कि मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, आदित्य सिंह हूँ, सब बताया। वैसे आरोपी ने सेम स्क्रिप्ट के साथ दूसरी लड़की को भी फंसाया। उसको बताने की पीड़ित महिला ने कोशिश की तो आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देने लगा। ऐसे में पीड़ित महिला ने कानून के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। बस यहीं पर सब्र का बांध टूट गया और वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने आबिद को दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अवैध वसूली और जबरन धर्म परिवर्तन के अध्यादेश के तहत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब पुलिस लव जिहाद के साथ धोखाधड़ी, मारपीट और रेप जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है।
ताकि आरोपी के काले कारनामों से पर्दा उठ सके। अब तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी आजमगढ़ का रहने वाला है, जिसकी एक पत्नी और 4 बच्चे हैं और मध्य प्रदेश में भी धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।